नाज़रीन आदाब, मैं हूँ वहीद जिलानी। आपका प्रोग्राम महकती सुबह सुबह आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, हम हर सुबह एक ख़ास शख्सियत से मुलाकात कराते हैं, आपकी उनके कंट्रीब्यूशन पे और उनके काम काज पे बात करते हैं। आज हमारे ख़ास मेहमान एक नुमाया आवाज़ कश्मीर से एक बहुत ही अजीम गुलकार, मौसीकार और एक्टर भी हैं, जनाब एजाज राज साहब। एजाज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में महकती सुबह में, और आपका बहुत शुक्रिया हमारी पूरी टीम की तरफ से, आपने हमें टाइम दिया और इस प्रोग्राम में शामिल हुए। पहले मैं पूरे अपने कश्मीर वैली के लोगों को सलाम पेश करता हूं, और दूसरा आप सब टीम को सलाम पेश करता हूं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ इस वक्त बैठा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई। इस प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है, हम पहले जो शख्सियत हमारे प्रोग्राम में आती है उनके इब्तिदाई तालीम, पैदाइश वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप की इब्तिदाई तालीम और पैदाइश वगैरह कहाँ हुई है। मेरी पैदाइश अमीरा कदल महाराजा बाज़ार में हुई है, और मेरी इब्तिदाई जो तालीम है वो खालसा ही स्कूल में हुई है 10th तक। उसके बाद मैं SP हायर सेकेंडरी स्कूल, और उसके बाद मैं म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स से 1-2 साल गया, और उसके बाद बस सीखता गया। अच्छा, जैसा कि मेरा आपके साथ एक ज़ाती ताल्लुक़ है जी, हम काम भी इकट्ठे करते हैं। आप एक बहुत ही काबिल एहतराम गुलकार हमारे वादी कश्मीर से गुज़रे हैं, जनाब गुलाम मोहम्मद राह साहब के फ़र्जंद हैं जी। आप हमें ये बताइए कि आपके गाने की इब्तिदा, ये तो जाहिर है कि आपको विरासत में मिला है, क्योंकि आपके जो अब्बा जान थे वो बहुत अच्छे गुलकार रहे हैं हमारे कश्मीर से। लेकिन ये इब्तिदा कब हुई और कैसे हुई, कैसे जुड़ गए आप मौसीकी से? जी, जो घर का माहौल था, मेरे घर में बड़े बड़े फ़नकार आते थे, जैसे गुलाम हसन सूफ़ी साहब, राज बेगम जी, जो उस वक़्त के बड़े नाम थे जी। तो इकट्ठे बैठा करते थे, क्योंकि उन दिनों एक ही मुझे लगता है सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न और रेडियो कश्मीर था। वो सब इकट्ठे प्रैक्टिस करके फिर गाना रिकॉर्ड करते थे। जैसे आपने सुने हैं, आपने गाए भी हैं, बहुत ज़बरदस्त गाने हैं। बुमरो है, रिंदो पोशमाल है, वो ग्रुप में बनाए जाते थे। मैं वहाँ बैठा होता था, तो और मेरे 3 भाई बहन हैं, तो मुझे लगता है मैं और मेरी छोटी बहन थोड़ा सा मतलब इसके साथ जुड़ गए, तो मैं फिर प्रोफेशनली इसमें आ गया। तो अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआएं हैं। किस उम्र से आपने शुरू किया? बहुत छोटा था मैं, मुझे 7th में पढ़ता था मैं, जब मैंने पहला प्रोग्राम टीवी पे दिया है, मे बी 79-78। अच्छा, शुरुआत के बाद जब आपने शुरू किया गाना सीखना या गाना गाना, जो हमारे यहाँ के कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जैसे ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, बाकी अदारे हैं, उनके साथ आप कैसे जुड़ गए? देखिए, फादर की वजह से मुझे, मैं आप लोगों की तरह मुझे ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ा। तो आप माशाल्लाह बहुत बड़े कलाकार हैं हमारे वादी के, और मुझे फ़ख्र है कि आप मेरे दोस्त भी हैं। जी, तो शुक्रिया। मुझे इतना जद्दोजहद नहीं करना पड़ा, खाता तो था ही मैं, और मुझे इजीली मौका मिला रेडियो स्टेशन में। मैंने 82 में पहला जो उसमें लाइव प्रोग्राम हुआ करता था, जिसमें नौजवान और बच्चे वगैरह भी गाते थे, तो ऐसा कुछ था, तो स्टार्ट मैंने वहीं से किया था। और फिर टीवी पे भी आता रहा मैं फादर की वजह से, लेकिन अल्लाह ने थोड़ा बहुत टैलेंट दिया था तो मैं चलता गया। हाँ, पिछले 4 डेकेड्स में गा रहा हूँ। हाँ, तो जैसे आपको मालूम है कि हम सबको मालूम है, ऑल इंडिया रेडियो में एक प्रोसेस होता है जब एक नया कलाकार आता है। तो आपने जो फॉर्मल ऑडिशन है रेडियो से कब पास किया? और पहले मैंने किया था 82-83 में, लेकिन बहुत गैप रही, फिर क्यों कॉलेज दौर चला, मैं बॉम्बे भी चला गया, तो फिर मैं टच में नहीं रहा था, फिर वो डिग्रेड करते हैं। तो फिर मैंने नया ऑडिशन दिया 96 में। तो उन दिनों वहाँ पे गुलाम नबी शेख साहब हमारे उस्ताद भी रहे हैं, आपके भी, अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस अता करे। तो उनके टाइम में मैंने पास किया। तो फिर आपको पता ही है कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप अगर ना मुझे वो जोश देते कि आप किस फीस पे काम कर रहे हो, आप क्यों नहीं ऑडिशन दे रहे हो, तो फिर मैं दिया। तो लकीली अल्लाह का करम है, मैं म्यूज़िक भी, और मुझे B ग्रेड से A ग्रेड आया था। आपको नहीं, वो आपकी एजाज भाई काबिलियत थी, और हमारे एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं आप,
आप डिज़र्व करते थे, तो हमने ज़्यादा उसमें दखल अंदाजी नहीं की, अल्लाह का करना होता है। लेकिन एजाज भाई मैं चाहूँगा कि मैं खुद आपकी इस आवाज़ का एक फ़ैन हूँ आपका, तो आगे बढ़ने से पहले चंद लाइनें हमारे ये नाज़रीन को सुनाएं। मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब आज कमिट मिला है कि आपने मुझे इतना ये एजाज़ है कि आप मेरे फ़ैन हैं, ये मेरे लिए एजाज़ है। तो क्या सुनना चाहेंगे आप? आपकी जो चॉइस है। मेरा एक गाना मशहूर है, आपके स्टूडियो में ही रिकॉर्ड हुआ है, जो लोगों ने जिससे मेरी पहचान मिली, तो मुझे लगता है वही ज़रूर उसकी दो लाइनें सुनाता हूँ। वचवशनेरस दोच्छे चावा वाह वाह। मोशखर मोजियासा हो करे करे कछ ललनावा मोशखर मोजियासा जेवी पेठ आसा रत छप लगयो जूजा बंदियो बलाय लगयो वाह वाह। रुम रुम सरी गुम शहलावा मोशखर मोजियासा। क्या बात है, बहुत ही मकबूल गाना है आपका, और आपकी शख्सियत को और लोगों में मकबूल करने में इस गाने का बहुत बड़ा रोल है। मैं भी इसका एक विटनेस हूँ। जब आप ये रिकॉर्ड कर रहे थे, जब आप कंपोज कर रहे थे, फिर जब लोगों ने सुना तो बहुत पसंद किया। एजाज भाई, आपके बड़े नगमे जो रेडियो से चलते हैं खासकर, या दूरदर्शन से चलते हैं, या बाकी चैनल्स यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया से चलते हैं, आपके बहुत ही अच्छे गाने आए हैं अभी तक। आपने एक नई तरह दी इस गाने को। मुझे ये बताएं कि आप जब सूफ़ी शोरा का कलाम कंपोज करते हैं, और आजकल के मैंने मुशाहिदा किया है कि आप यंग हमारे पोइट्स हैं उनको भी इनकरेज करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। जी। तो लेकिन कंपोज करते वक्त, कंसीव करते वक्त आपको कौन सी टाइप की पोइट्री को कंपोज या कंसीव करने में मज़ा आता है? मैं देखिए, मैं पहले ये देखता हूँ कि शायर का जो मतलब अंदाज है लिखने का, जी, मतलब उसने क्या सोच के लिखा है और वो क्या चाहते हैं इसमें। चाहे अगर वो सूफ़ी कलाम हो तो सीधा पता चलता है कि अल्लाह से जुड़ा हुआ कलाम है, जी, तो वो फीलिंग्स खुद ब खुद आती हैं। एक बार मैं दूरदर्शन में बैठा था, तो वहाँ पे मशहूर सिंगर हमारे भाई भी हैं, मुनीर साहब, मुनीर अहमद जी, साहब। जी। तो वहाँ पे प्रोड्यूसर ने मुझे 3 गाने दिए, तो मुनीर साहब ने एक गाना निकाल के दिया, कहा ये भी कर लो। तो मुझे लगता है तब तक मैं गाने करता था, लेकिन प्रोफेशनली जो भी मिलता था मैं करता था। जब घर बैठा जब मैंने वो गाना पढ़ा और देखा, मैंने डीप थॉट लिया कि ये क्या है, तो मेरी सोच ही चेंज हो गई और मेरे गाने का अंदाज़ ही बदल गया, और वो बहुत मकबूल हुआ। वो गाना सचकराल साहब का था, हा पान बुकुस, हाँ, बड़ा अच्छा गाना है। पाने उस बहाने। तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट था। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सूफी गाने गाए। और जो शायर होते हैं, देखिए आप भी मेरी तरह प्रोफेशनली सिंगर हैं, आपको पता है कि प्रोफेशनली कभी ऐसे गाने भी नहीं लेने पड़ते हैं जो दिल नहीं करता है। हाँ, लेकिन क्या करें, तो रोजगार का सवाल है, तो गाना पड़ता है। फिर भी हम चॉइस करते हैं जी। तो वैसे गाने मुझे अच्छे लगते हैं। और जब कंपोज करते हैं तो दिल में वही होता है कि शायर ने क्या सोच के लिखा है, इसकी थीम क्या है। तो वैसे गर्ज मतलब जो आप कंटेंट देखते हैं, जो शायरी का मयार है, वो कितना कंटेंट रिच होना बहुत जरूरी है। वो तो जरूरी है जी, तभी लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल सही, वही मकबूल होते हैं और लोगों को पसंद आते हैं। एजाज भाई, जो राह साहब का दौर था, उनके बहुत दिग्गज उनके साथ कलाकार काम करते थे, वो एक सुनहरी दौर भी कहा जाता है। और जब आपने शुरुआत की और जब आप एस्टेब्लिश सिंगर हो गए, ये जो उस दौर से इस आपके दौर तक जो बदलाव आया मौसीकी में, आप उस बदलाव को कैसे देखते हैं? देखिए, बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। जी। जो पुराने गाने थे
उस टाइम जो टेक्नोलॉजी थी और आज की टेक्नोलॉजी में काफ़ी फ़र्क है। जी तो उस टाइम में अगर आपने गाना करना है तो 1 महीना लगता था गाना तैयार करने में, और रिकॉर्डिंग में भी 20-25 टेक तो जाते ही जाते थे। आपने भी वैसे गाने गाए हैं और मैंने भी गाए हैं, हमने हर दौर में गाया है। जी हमने ये भी देखा है कि उस टाइम कितनी मेहनत करनी पड़ती, मेहनत तो करनी है। जी आज सिर्फ टेक्नोलॉजी, आपको थोड़ा टाइम कम लगता है गाने में। अगर आप तैयार हैं तो आपको 1 घंटा भी गाने में लगता है। जी तब ऐसी बात नहीं थी, तब किसी ने गलत किया, किसी से गलती हो गई, रिटेक लेने रिटेक पड़ते करने हैं। पड़ते थे। तो आपने भी काफ़ी गाने वैसे गाए, बिल्कुल किसी ने सही। भी गाए हैं। और बदलाव यह है कि एक टाइम था कि लोग ये जो मौसीकी है वो भूल ही गए थे जी 90s में। जी तो फिर आपकी वसालत से और फिर हमारी थोड़ी बहुत सारे मेहनत से कलाकार जो इसमें हैं, बिल्कुल शुरुआत तो आपने की। आपने जो स्टूडियो खोला यहाँ पे, उस स्टूडियो के आने से मैं भी लोगों के घरों में आया, मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स की, आपने अच्छे रिकॉर्डिस्ट लाए, तो अच्छे अच्छे गाने बनने लगे। कैसेट सीडी वगैरह बिल्कुल मार्केट सही। में बहुत दौड़ने लगी। एक एल्बम्स का दौर और चला। फिर जो केबल्स का दौर आया, केबल टीवी आए, बिल्कुल तो सही। उसमें भी काफ़ी हमने काम किया और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। ज़रूर। एजाज भाई, जो आपकी शख्सियत है, आपको एक एस्टैब्लिश सिंगर और मौसीकार बनने में किन शख्सियत, आपके फादर के अलावा किन शख्सियत को आपकी शख्सियत में निखारने का हाथ है? देखिए, एक तो मैंने अपने फादर से सीखा, उसके बाद 1-2 साल मुझे म्यूज़िक एंड फाइनेंस जाने का मौका मिला। जी। उसके बाद मैं गुलाम नबी शेख साहब के पास भी जाता रहा हूँ, और हमारे थे यहाँ अशरफ साहब जी। उनके पास भी ज़्यादा नहीं, कम टाइम उनसे भी आप थोड़ा सा हाँ जी, फादर के दौर गाइडेंस ली है आपने? वो फादर ले गया था उनके जी, जी, पास। जी। बहुत अच्छे मौसीकार थे। और खान साहब से भी मैंने सीखा है। नसरुल्लाह खान साहब। जी जी जी। उसके बाद जो हमारे आप जैसे मुनीर साहब हैं, कैसर साहब हैं, जो भी हम तो एक ही संगत में थे, तो एक दूसरे से तो हम चीजें सीख ही सीखते लेते हैं। थे। कुछ ना बिल्कुल कुछ तो सही। आपसे सीखा, बिल्कुल कुछ ना बिल्कुल। कुछ कैसर से सीखा, कुछ अल्लाह दाद भी थी, हाँ, मतलब बिल्कुल इंसान- सलाहियत भी जी। थी। बिल्कुल तो सही है। सोचता है, जब आप गाते हैं तो इंसान सुनता है, तो सुन के सीखता नहीं, एक चीज का मैं एतराफ़ करूं कि आप में एक, आपकी आवाज़ में एक कशिश है, एक दर्द है, और आप, मैंने देखा है कि बाकी कलाकारों की तरह एक इसको बहुत सीरियसली लेते हैं गाने को। आपने इसको पार्ट टाइम नहीं बनाया, बल्कि फुल टाइम इस पे कंसंट्रेट करके, और जब भी आप काम करते हैं तो बड़ी मेहनत से करते हैं, वो हमें मालूम है। एजाज भाई, आगे बढ़े, कुछ और सुनाए 1-2 लाइनें आप, क्योंकि एक सिंगर आप जैसा जब हमारे प्रोग्राम में हो तो गाने का मन, सुनने का मन करता है। तो मैं वो फिर सुचकाल साहब का जरूर। हा पान बुकुस गोस, हा पान बुकुस गोस, पानयोस बबहानै, हा पान बुकुस गोस, वाह वाह वाह। पानयोस बबहानै, हा पान बुकुस गोस, माजी एलिजास थनै प्योस, वुछुम जूंत आफ्ताबै, माजी एलिजास थनै प्योस, वुछुम जूंत आफ्ताबै, युथै आस तुथै गोस, वाह वाह वाह, क्या बात है। पानयोस बबहानै, हा पान बुकुस गोस। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा गाना है, और ये भी बहुत मकबूल गाना है, आज के दौर का बहुत अच्छे गानों में से माना जाता है। एजाज भाई, बीच में आपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी चौंका दिया। आप एक बॉलीवुड मूवी में भी हमें नजर आए। आपका ये एक्टिंग का सिलसिला ये कैसे हुआ? ये कोशिश से हुआ या इत्तेफाकन ये हुआ? जी नहीं, एक्चुअली मेरे फादर जो सॉन्ग एंड ड्रामा डीजे में थे, वो एक्ट भी करते थे जी। वो स्टेज एक्ट करते थे। उन दिनों ज़्यादा गाने जो होते थे वो विद एक्ट होते थे, जी। तो ओपेरा टाइप होते थे,
जैसे आपने सुना हंसो नाव चे बहाने, बिल्कुल, वो बिल्कुल। उसमें एक्ट करते थे। कई उन्होंने वो सीरीज बनाई है, मतलब पर्वत पे यहाँ ड्रामे होते थे, मतलब उन दिनों हारी पर्वत पे, जी तो लाइट एंड साउंड का होता था। हाँ, कुछ बड़ा मशहूर होता था, तो लाइट एंड साउंड जी, होता था। वो उन्होंने स्टार्ट किया था सॉन्ग एंड ड्रामा जी, जी। में। तो मुझे लगता है जीन्स में ही था। और हाँ। मेरे फादर का एक सपना देखते था, देखते आपके जहन में ये छाप पड़ गई एक्टिंग की भी। और मेरे फादर का भी सपना था। जब मैंने मैट्रिक पास किया, वो मुझे हायर सेकेंडरी स्कूल ले गए, तो वहाँ प्रिंसिपल ने उनको पूछा कि बेटे को क्या बनाना है। तो ये बात मेरे जहन में अभी तक है, मतलब जब तक मैं जिंदा हूँ ये रहेगी। मैं भी उस दिन चौंक गया था, तो अचानक उन्होंने कहा कि मुझे इनको हीरो बनाना है। तो मेरे प्रिंसिपल जो थे, अली मोहम्मद साहब उनका नाम था, वो हंस रहे थे। तो इन्होंने बड़ा सीरियसली कहा कि आप हंस क्यों रहे? कहा ग्रेजुएशन के बाद मुझे इन्हें बेंगलोर या बॉम्बे कहीं भेजना है। छोटा था, तो उनके एक महीने के बाद उनकी डेथ हुई थी। कहीं ना कहीं दुआएं होती हैं, मुझे पता ही नहीं चला मैं कैसे पिक्चर में आ गया। कई बार एक पिक्चर देख रहा था, टाइगर, एक था टाइगर जी, तो उसमें सलमान खान बैठे थे, एक खिड़की में विंडो होती है, वहाँ पे कैटरीना कैफ पर वो होते हैं। तो थोड़ा सा शिकवा हो गया अल्लाह से। मैंने कहा हम भी यहाँ कलाकार बैठे थे, हमारी लाइफ ही ज़ाया होगी। देखिए आप अल्लाह का करना क्या होता है, ये मैं रियलिटी कह रहा हूँ। हाँ। मैं बीमार था घर में, तो ऐसे ही शिकवा, थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया। तो अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, शॉर्ट में कहूँगा कि 2.5 महीने के बाद में वैसा ही सीन कर रहा था कैटरीना कैफ के साथ। क्या बात। ये अल्लाह का करम। देखिए आपको अल्लाह वही ले जाता है जो उन्होंने चाहा। जो डेस्टिनेशन होती, जो उन्होंने मुकद्दर में लिखा है। शायद मेरी मुकद्दर में पिक्चरें ज़्यादा नहीं थी। जब फिर मैंने एक और पिक्चर की, उसका नाम था वागा, मेजर का रोल किया मैंने। उसके बाद और एक पिक्चर आई थी कमांडो 3, जिसमें मैं सेकंड विलन था, लेकिन मेरे नी का ऑपरेशन हो गया था। अच्छा। तो मुझे लगा कि अब ऊपर वाले की मर्जी नहीं। जो मुझे लगता कई दुआएं थी मेरे माँ बाप की, फादर का सपना था, वो पूरा हो। मैंने आपको यहाँ जो हमारे जो लोकल दूरदर्शन या नेशनल टीवी के लिए कुछ सीरियल्स भी बने हैं, कमीशन प्रोग्राम्स जो हैं, उनमें भी मैंने आपको एक्टिंग करते हुए देखा है। हिमाल नगराय जैसे वो एक सीरियल बना है, उसमें आपने बड़ा लीडिंग रोल किया था। लेकिन ये जो मूवीज का सिलसिला है, इसको आप ये ऑडिशन के प्रोसेस के थ्रू आप गए या आपको ऐसे ही कॉल आया कि आपको ये रोल करना है? मैं एक सीरियल कर रहा था अपना, जिसका नाम औलाद है, दूरदर्शन के लिए मैं प्रोडक्शंस करता हूँ। तो इन हाउस प्रोडक्शन थी, मैं एक्टिंग कर रहा था। एक सीन था मेरा, तो वहाँ प्रोडक्शन जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, तो विभव उसका नाम था, तो वो आए थे। उन्होंने कहा आप हमारी पिक्चर में काम करेंगे। मैंने कहा मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं सिंगर हूँ जी, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। आप माने वही, मतलब ऐसे खींच खींच के ले गए मुझे। जब तकदीर में होता है ना, जी, मैं जी, इनकार करता रहा। जी। तो अब देखिए, मैं दूसरे दिन मैं वहीं शूटिंग से घर जा रहा हूँ, मेरी मिसेज मेरे साथ है। तो एक फ़ोन आता है कि आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं लाल चौक में हूँ। कहा हम भी लाल चौक में। जिस बिल्डिंग में वो थे मैं उसके नीचे था, ट्रैफिक में फंसा हुआ। कहा 2 मिनट आप ऊपर आइए। अच्छा। ऐसे ही सेट लगा था। कहा एक डायलॉग बोलिए, तो मैंने बोल दिया, तो सिलेक्ट हो गया। एजाज भाई, आपको उस जो कैटरीना कैफ के साथ आपकी जो मूवी थी, उसमें आपको अब्रॉड जाने का भी मौका मिला था कोई शूटिंग के लिए। एक चीज हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो आपने अपने बड़े से बड़े सेटअप को देखा है, काम, एक प्रोफेशनलिज्म देखा है, और यहाँ के कामकाज को भी देखा है, तो आपको क्या बड़ा फर्क दिखा है वहाँ के कामकाज में और हमारा जो यहाँ का एक छोटी मोटी इंडस्ट्री है उसके कामकाज में? इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, और जो वहाँ के जो हमारे, मतलब देखिए वहाँ का इक्विपमेंट आप पहले देखिए जी। बजाने वाले प्रोफेशनली, अच्छा आप फिल्म शूटिंग में देखिए सब प्रोफेशनल होंगे, ऐसे किसी को नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पे चलता है, लेकिन उसकी वजह भी है, वहाँ पैसा भी बहुत मिलता है। हाँ। यही एक्टिंग में यहाँ दूरदर्शन में करता था तो मुझे 1000 रुपये फीस थी, तो वहाँ मुझे, अब देखिए मैंने लाखों में पैसा लिया जी। वही एक्टिंग मैंने वहाँ भी की। फ़र्क ये है कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कश्मीर में, मतलब इतना इसका वो
गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है इसकी ओर। अच्छा। तो अगर दें तो यहाँ भी बहुत अच्छी पिक्चर, अच्छे एक्टर हैं यहाँ पे। आप देखिए हमारे आज कितने एक्टर वेब सीरीज में हैं, हाँ। वही कश्मीरी सीरियल में जो काम करते थे, मतलब लोग अब देखते हैं उनको, ये जबरदस्त एक्टर है। मैंने कहा ये वही एक्टर है जो आप टीवी पे भी देखते हैं। जी जी। एक्टर ही होता है, सिंगर Opportunity का एक मामला है, एक प्लेटफॉर्म अब का देखिए मामला। रिसेंटली मैंने शबीर कुमार साहब के गाया अभी, तो जब उनके साथ गाया तो उनको लगा मैं अच्छा सिंगर हूँ। हाँ उन्होंने मुझे कहा आप बहुत अच्छे, आपने न्यूज में भी देखा होगा, जी। तो उन्होंने कहा एजाज साहब बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो मेरे लिए वो फख्र की बात थी, इतने बड़े सिंगर हैं, हाँ। मतलब लता जी के साथ 50-60 गाने उनके हैं रिकॉर्ड हुए, जी। तो और पूरे देश में उनका नाम है, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। तो जब वो लोग के साथ हम गाते हैं तब हमारी पहुंच कुछ और होती है। एक सेटअप का जो एक अच्छा सेटअप वही जब में मिलता बजाने है, वाले अच्छा अच्छे थे जी। प्लेटफॉर्म जब मिलता है तो हाँ, आर्टिस्ट वही टैगोराल था, बिल्कुल लेकिन सही। बजाने वाले बाहर से थे, सही है। कलकत्ता से आए थे। जो रिकॉर्डिस्ट था वो दिल्ली से लाया गया था। जी जी। तो वो शबीर साहब ने खुद लाए थे उनको। तो मुझे भी लगा कि मैं किसी जगह गा रहा हूँ, और जो असली एजाजरा गाता है तो उस वक्त आप वैसा गाते हैं। एजाज साहब, मैंने आपके जो गाने सुने हैं, आप बॉलीवुड नंबर्स भी बहुत प्यारे गाते हैं। जी जी। फिल्मी गाने आपने गाए हैं, आप गज़लें भी गाते हैं, आप कश्मीरी भी गाते हैं। वो आपसे एक बॉलीवुड नंबर भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ हमारे एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात कराएंगे जनाब एजाज राह साहब से। तो लेते हैं एक ब्रेक। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम महकती सुबह में। आज हमारे खास मेहमान हैं वादी कश्मीर के बहुत बड़े सिंगर, मौसीकार और एक्टर जनाब एजाज राह साहब। एजाज भाई, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जिक्र किया था कि आप बॉलीवुड नंबर्स बहुत अच्छा गाते हैं। जैसे कि आपने शबीर कुमार साहब का जिक्र किया, आपने उनके साथ टैगोर हॉल में गाया, जाहिर है आपने बॉलीवुड नंबर ही गाया होगा वहाँ पे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को एक फिल्मी गाना आप सुनाएं। ये कॉलेज टाइम में मैं बहुत गाता था, और जब भी मेरे कॉलेज के दोस्त मुझे गवाते थे तो ये गाना जरूर गवाते। जी जी। रफ़ी साहब का बहुत ही प्यारा गाना है। ला 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 ला, वाह वाह, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा। क्या करूं मैं दिल रुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, मैं तेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। बहुत ही खूब। हमें उम्मीद है कि हमारे नाजरीन भी हमारे साथ साथ महसूस हो रहे होंगे। आप इतना अच्छा गा रहे हैं, इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। एजाज भाई, हम जम्मू कश्मीर पे फिर आते हैं। यहाँ का जो यंग टैलेंट है, ये यंगर जनरेशन हमारी है जो आर्ट, कल्चर और ख़ासकर म्यूज़िक के साथ जुड़ना चाहती है। आपके तासुरात क्या है? हमारी यंग जनरेशन को कैसे जुड़ना चाहिए इस फील्ड के? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि हमने अगर स्टार्ट में ही क्लासिकल सिंगिंग सीखी होती जी, मतलब हम लाइट म्यूजिक से आए हैं, मेरे घर में भी लाइट म्यूजिक ही चलता रहा, बिल्कुल, तो बेटर है कि आप अच्छे उस्ताद के पास जाएं। 2-3 साल अगर क्लासिकल सीखते हैं, 4-5 साल, तो आपकी उम्र भर की गायकी अच्छी रहेगी। बिल्कुल, वरना आपको उम्र भर बहुत मेहनत करनी है। तो बेटर है कि आप सही रास्ते से आएँ और अपने जो मतलब हमारा जो सूफीज़म है, कश्मीरी कल्चर जो है, इसको मौसीकी के ज़रिए पूरी दुनिया में फैलाए। आजकल बहुत अच्छा गाते हैं लड़के, लेकिन थोड़ा सा अभी भी एक प्रॉपरली ट्रेंड होके आए फील्ड में, एक प्रॉपरली। अच्छा, जो हमारे जो आजकल के बच्चे जो वीडियोस बनाते हैं, गाने बनाते हैं, गाने कंपोज करते हैं, सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, उस काम के बारे में आपके इज़हार ख्याल आप करें। देखिए, मेरी जो अपनी एक्सपीरियंस के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि आप गाना बनाते हैं, एक गाना मैं भी अच्छा बना सकता हूँ, एक गाना आप भी बना सकते हैं, एक गाना 2, 3, 4, उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर आपने सीखा नहीं होगा तो आप रोज़ अच्छे गाने नहीं दे सकते, और रोज़ लोग
अच्छे सुनने वाले होते हैं। जी। जैसे हम कहते हैं कि तान से लोग कान से नहीं, लोग सुनते हैं तभी आप उस मुकाम पे पहुंचते हैं। जितनी आपकी मतलब मेहनत होगी उतना ही लोग, आपका टैलेंट भी निकलेगा। उतना ही लोग भी आपको मुकाम करेंगे। देंगे, उतना ही, सही। उससे ज्यादा नहीं करेंगे। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप आगे आएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सीखे ही हैं, बेटर वही है। अच्छा, जो आजकल जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हमारे म्यूजिक में, तजुर्बात होते हैं जी। कुछ तजुर्बात बहुत अच्छे हैं, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी तजुर्बात होते हैं कि हमें घर बैठ के लगता है कि ये चीज़ नहीं ज़्यादा प्रमोट होनी चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि तजुर्बात का एक्सपीरियंस करना या मौसीकी में नया कुछ देना ज़रूरी है? अगर देना है तो किस तरह का देना है, कंट्रीब्यूट करना जी, है? अगर कंट्रीब्यूट करना है तो कुछ लिमिटेशंस रखनी है। हाँ। जैसे देखिए, मेरे फादर का एक गाना है वैसे सुल्फान, हाँ, उन्होंने कब गाया है, आपने भी गाया, बिल्कुल। तो आपने वो रस जो उसका था वो बरकरार बरकरार रखा। हाँ। मतलब लगता है नहीं कश्मीरी गाना चल रहा है। सिर्फ इतना था कि म्यूजिक रिच हो गया थोड़ा। मतलब उन दिनों भी वो बजता था लेकिन रिकॉर्डिंग वैसी अच्छी नहीं होती थी। वो प्रॉपर बाहर नहीं आता था। आप वही चीज बजा रहे थे उसमें, लेकिन रिकॉर्डिस्ट ने उसको थोड़ा सा और निखार के एक नया नया रंग तरीके दिया का आपने। म्यूजिक थोड़ा सा उसमें जो चीज जचे वही वो करेंगे। रखो, लेकिन इसको वेस्टर्न मत करो, वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कश्मीरी सूफीज्म डिफरेंट है। बिल्कुल। तो आप अभी रिसेंटली इंशाल्लाह आप सुनेंगे, मैंने शेखुल आलम के शुक को बांध के बनाया है। जी। तो उसमें आप देखिए, मतलब वेस्टर्न भी है लेकिन मैंने सूफीज्म का पूरा ख्याल रखा है। ये आपने बहुत सही बात बताई एजाज भाई कि हमें तजुर्बात करने से परहेज तो नहीं है, लेकिन जो तजुर्बा एक सांचे में हो, एक लिमिटेड जो हमारा एक ओरिजिनल म्यूजिक है उसको खराब नहीं करना है। आपके स्काई इज द लिमिट, आप तजुर्बात करिए, आप नए नए गाने रिक्रिएट करिए, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल मेलोडी है उसको बरकरार रखना बहुत जरूरी है। बहुत चीजें होती हैं। आपने मेरा एक गाना सुना होगा, मैं कॉमेडी भी बहुत गाए हैं मैंने। जी। शादी लाल जी के लिए मैंने बहुत कॉमेडी सॉन्ग्स गाए हैं। तो मैंने एक गाना गाया था, बज गई कशिर दाना सरी बाकी गई बकवास, सज गई खास, हेज गई खास, उतना शनी अबद गबत इतना से अथवा सज गई खास, हेज गई खास, पान पनुन नशा कलबा सांबा कैसी चरी, नफा बुझो यत्कारस मंज इस्त्रावा मोटची सरी, फितनन मंज गई हीरो सरी, चुगलन मंज गई बॉस, एज गई खास। इसकी एक खासियत थी, इसमें तंज था कि हम जो काम करते हैं सब करते हैं, तंज था कश्मीरी लेकिन बुराई नहीं थी। बुराई को उछाला था। नल का ने चुना आबी आसान नाव की अच्छी पावर, एक सोशल मैसेज थी। बिल्कुल। अब यही गाना कुछ नए लड़कों ने गाया जिन्होंने बोला कि इस गई ठाक। अब देखिए, अपने कल्चर, अपने मतलब कश्मीरियों को आप ऐसा नहीं कह सकते। बिल्कुल सही। ऐसी चीजें मत करो। आप गाओ, हमारे गाने गाओ, बेशक इजाजत है आपको, आप नए सिंगर हो जी, गाओ, लेकिन इसको चेंज मत करो। और अगर आप कुछ बना रहे हो तो मेरी एक नसीहत है कि अपने से सीनियर एक दो सिंगर्स को, म्यूजिक डायरेक्टर को सुना, बिल्कुल, तो वो उसको देख के फिर आप अपलोड। एजाज भाई, आम जो शिकायत आपको भी ये मुशाहिदा होगा इस बात का, और मेरे पास भी बहुत सारी ऐसे कंप्लेंट्स आती हैं कि जो हमारे बच्चे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन जो कंटेंट है, जो वो सूफी शायरी या कोई अच्छा कलाम सिलेक्ट करते हैं, उसके जो अल्फाज हैं वो तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, और उनको जेर जबर का ये इम्तियाज नहीं है कि इसकी जेर हटा दी जाए तो इसका मतलब चेंज हो जाता है। तो वो कंटेंट पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा हमारे बच्चों को, और गाना समझना चाहिए और सीखना चाहिए। देखिए, ये बहुत जरूरी है। मतलब आप खुद ही नहीं पढ़ सकते। देखिए, पहले किताब पे सही नहीं लिखा होता है, प्रिंट गलत होता है, जेर जबर मतलब मिस्टेक्स होती हैं, जेर जबर में हो जाता है। जी। तो हमने भी ये गलती की है बचपन में। तो हम पढ़ते थे और गाते थे, फिर जो हमारे बुजुर्ग थे, अच्छे शायर होते थे, या मतलब आप देखते हैं यहाँ के हमारे बड़े बड़े जो शायर हैं, उस हमें मिलते थे, फिर बेइज्जती होती थी। हाँ, बिल्कुल। आपने ये क्या गाया, क्योंकि हमें पता नहीं होता। आज की डेट में मैं शायर से एक तो लिखवाता हूँ, उसके बाद पढ़वाता हूँ, उसके बाद रिकॉर्ड करके लाता हूँ जी। तब अभी मैं शेखुल आलम का जो अभी कर रहा था जी, कम से कम मैं 5-6 प्रोफेसर से मिला हूँ। उसके बाद निचोड़ के जब निकला ये चीज़ ये है,
फिर सुनाया, एक बार फिर नए से गाना पड़ा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप नहीं सुनते हैं, खुद आपके दोस्त नहीं सुनते हैं, पूरे वर्ल्ड में सुनते हैं लोग, तो वो वही आगे प्रमोट करते हैं। बिल्कुल वो सही। बच्चे नहीं सुनेंगे, वो भी आगे वही प्रमोट करेंगे। हमारी लैंग्वेज खराब हो जाएगी और हमारा जो मतलब जो शायर का मकसद होगा वो भी खराब हो जाएगा। एक सीनियर आर्टिस्ट होने के नाते आपने देखा होगा यहाँ जो बच्चों को सिखाने के लिए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट होने चाहिए थे, जहाँ पर अभी आप जिक्र फरमा रहे थे कि नहीं, बच्चों को सीख के ही आना चाहिए फील्ड में, और एक जायज़ बात है वो। जब तक हम सीखें नहीं, अपने बच्चों को ट्रेन नहीं करें, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हमारी जो बदकिस्मती है, आपने भी इसका मुशाहिदा किया होगा, यहाँ के जहाँ बच्चे एडमिशन करके या एक डिग्री की तौर पे इसको अडॉप्ट करके फिर सीखें 5 साल 6 साल, सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। लेकिन बाकी रियासतों में या मुल्क के बाकी शहरों में हम देखते हैं कि जगह जगह पर इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमीज हैं, प्राइवेट एकेडमीज हैं, जहाँ बच्चे पार्ट टाइम जाते हैं, शाम को अपने टाइम अवेलेबिलिटी के मुताबिक सीखने के लिए जाते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में इन चीज़ों की कमी है। क्या आप समझते हैं कि यहाँ प्राइवेट में भी बड़ी एकेडमीज और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे वहाँ सीखें? ये बहुत या अगर ऐसी इंस्टीट्यूशन, ऐसे एकेडमीज हैं यहाँ पे, हैं अभी अवेलेबल जहाँ बच्चे सीखने के लिए जाएं? जी, प्राइवेटली बहुत सिंगर हैं जो सिखा रहे हैं। इरफान बिलाल है, उनके पास 60-80 बच्चे आ रहे हैं, और भी हैं कुछ जो घरों में से, मुनीर साहब भी कई बच्चों को सिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मतलब एकेडमीज होनी चाहिए, हाँ, रजिस्टर्ड, जो 3 साल 5 साल का कोर्स करके उनकी जो डिग्री फिर आगे काम आए। बिल्कुल, मतलब जैसे यहाँ पे आप मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेजेस हैं, इसी तरह म्यूज़िक के कॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आप देख रहे हैं कि लड़कों को, आप कितने लड़के गा रहे हैं, कितनी लड़कियाँ गा रही हैं, लेकिन वही वो थोड़ा बहुत उन्होंने सीखा इधर उधर से तो गा रहे हैं। अगर वो प्रोफेशनली सीखेंगे तो हमारे कश्मीर का बहुत नाम होगा। बिल्कुल यहाँ सही, बहुत टैलेंट है, सही है, मैंने देखा है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसे हमें मेहनत करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ेगी आपको, 3-4 साल सीखना है, फिर आप बहुत अच्छा गाएंगे आगे। तो हम और आप यही दरख्वास्त करेंगे जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, यहाँ और ज़्यादा म्यूज़िक स्कूल्स खोले जाएं। म्यूज़िक स्कूल्स क्या, हर एक आर्ट फॉर्म का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो ताकि हमारे बच्चे और निखरें, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जब टैलेंट है, टैलेंट को ट्रेन करना, तैयार करना भी बहुत ज़रूरी है। उनके लिए एकेडमीज, इंस्टीट्यूशंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चे, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक शौक होता है। जी, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, उसके लिए तो कोई प्लेटफॉर्म है ही। अच्छा एजाज भाई, एक बात कहें, अगर आपको मैं एक जिम्मेदारी दूं कि यहाँ का टैलेंट कैसे हंट करें, हम यहाँ का टैलेंट कैसे चुनें, आप किस तरीके कार को अपनाएंगे? अगर हमें यहाँ के यंग टैलेंट को प्रमोट करना है तो आपकी नज़र में कैसे हम टैलेंट को उभारें और अपने घरों से निकालें, कैसे उनको हंट करना चाहिए? नहीं, हमें कुछ प्रोग्राम्स ऐसे करने चाहिए जी, जिसमें एक कंपटीशन हो, जैसे बच्चों में होता है, जैसे सारे गामा है, तो ऐसे में भी होना चाहिए जी। तो उससे जो घर घर में, कहीं गांव में, कहीं दूर इलाकों में जो बच्चे अच्छा गाते हैं, जी, होता है, खुदादाद सलाहियत होती है, बिल्कुल सही, तो वो सामने आएंगे और उनको मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। बिल्कुल, टैलेंट हंट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, तभी एक सेकंड लाइन और नई जनरेशन को आगे दूरदर्शन ने किया तो कितने अच्छे कलाकार, बिल्कुल सही, शाजिया बशीर आई, आबिद अली हैं, बहुत सारे अच्छे सिंगर्स आए, बिल्कुल सही। एजाज भाई, आगे बढ़ने से पहले कुछ और सुनना चाहेंगे हमारे नाज़रीन? मुझे ये ज़रूर है कि वो उनको भी इश्तियाक होगा कि आपकी आवाज़ में कुछ और सुने। क्या सुनाऊं? जो कश्मीरी, उर्दू, पंजाबी, जो आपको अच्छा लगे। ये दिल तिन्यू थम करार न्यू थम कवो चक्कर थस आवारश को, ये दिल तिन्यू थम करार न्यू थम कवो चक्कर थस आवारश को, गहेच खाबन अंदर ये वाछुक
गहे करांचुक मैं नाश निंदरे वाह वाह। गहेच खाबन अंदर ये वांछुक गहे करांचुक मैं नाश निंदरे मैं नाश निंदरे सुकित आरामई तपथि वांछुम करांब तारक शुमारश को ये दिल तिन्यूथम करार न्यूथम कवो चकुरथस आवारश को। बहुत खूब बहुत। एजाज भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी एक अच्छी आवाज़ है, आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर जैसे मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, वहाँ अपना फ़न पेश करूं और वहाँ एक बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ जाऊं ताकि पूरी कंट्री में आपका नाम हो? आपने कभी ऐसी कोशिश की है क्या? नहीं, कोशिश नहीं की। मतलब बाय लक मैं बॉम्बे पहुंचा। जब यहाँ पे मेरे फादर की भी डेथ हुई, फिर मैं म्यूजिक, वो एक अलग स्टोरी है जी जी। क्योंकि उनकी जॉब जो थी वहाँ पे मुझे लगना था, वो फिर मिली नहीं। अच्छा। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे कहीं बॉम्बे भेजा था सीखने के लिए। अच्छा, तो वहाँ आपने? जी, वहाँ करीम चाचा थे जो जिनसे मैंने जितना भी मुझे आता है मैंने उन्हीं से सीखा। अच्छा। तो टाइम कम है, मैं शॉर्टली बोलूँगा कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया बहुत लड़कों में से, मतलब मैं इसको सिखाऊंगा। उन्होंने छोड़ दिया था, वो रफ़ी साहब के तबलिस्ट थे। अच्छा। हाँ, करीम हाँ। चाचा जी। तो उन्होंने मुझे 5-6 महीने सिखाया, उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने कहा था कि मैं इनको लॉन्च करूँगा, तब तक उन्होंने मुझे गाना ये बंद किया था। तो इन बिटवीन मुझे चांस मिला था, लेकिन आप कितने टाइम रहे बाहर मुंबई में? मैं 3 साल रहा हूँ। अच्छा। आता जाता रहा, बट उनके टाइम वहीं पे था। अच्छा। तो मैं गाता भी था वहाँ पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं स्टेज पे भी गाने लगा। तो पहले होटल्स में गाता था, फिर आहिस्ता स्टेज पे गाने लगा, फिर इनके पास पहुँचा। तो उन दिनों मैं छोटा था, मेरी स्केल चेंज हो जाती थी जी। तो मेरे ऑर्गेनाइज़र मुझे ले गए करीम चाचा के पास। जी जी। मैंने 2 गाने इनके सामने गाए थे, मैं कहीं कभी ना बन जाऊँ और एक गाना गाया था। तो बाद में मुझे पता चला इन्होंने इसमें बजाया है। हाँ हाँ। तो जब सुना तीसरा गाना मैं नहीं गा सका। तो मतलब उन्होंने कहा अंदर डर होता है कलाकार, ये निकलना चाहिए। तो वहाँ पहुँचा, फिर घर आया, तो फिर मेरी शादी वगैरह हुई। तो फिर आप गृहस्थी में बिजी हो। लेकिन ये भी एक अच्छी बात हुई कि आप वापस आए और हमारे आर्ट कल्चर को संभाला, आपने यहाँ कंट्रीब्यूट किया। आपकी हमारे आर्ट कल्चर को बहुत ज़रूरत थी और आपने बहुत अच्छा काम अभी तक किया है। जी, जो भी आज तक काम किया है वो आप देखें कि अल्लाह के करम से अपनी बलबूते पे किया है। अगर हमें सपोर्ट मिलता जी तो हमारी इंडस्ट्री आज पता नहीं कहाँ होती। अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर हमें सपोर्ट मिले, जो हमारा नया टैलेंट है जी, ये मेरा वादा है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में ज़रूर आएंगे। एजाज भाई, आपने जम्मू कश्मीर के अलावा कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है? मैंने पूरे मुल्क में किया है। अच्छा। और अभी इंशाल्लाह अगले साल यूएसए में भी। ज़रूर। हम अब हर एक फनकार की एक तमन्ना होती है, चाह होती है कि उनको अवार्ड मिलें, उनको एजाज़ात मिलें। रिवार्ड्स तो मिल ही जाते हैं, ये सही है कि पब्लिक एप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है, सबसे बड़ा अवार्ड होता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको अभी तक इन एजाज़ात से नवाजा गया है और किन किन एजाज़ात से नवाजा गया है? अभी तक मुझे नहजूर फाउंडेशन का गुलाम जी मोहम्मद, जो हमारे गुलाम अहमद नहजूर साहब, उनके नाम पे जो मंसूब अवार्ड है, और गुलाम मोहम्मद बख्शी साहब का अवार्ड मिला है जी, रेडियो लिसनर्स का अवार्ड मिला है। जो लोकल जो भी हैं, मतलब कश्मीर में सोसाइटीज़ हैं जी, सबके अवार्ड मिले हैं, लेकिन जो मिलना चाहिए अभी तक वो मिला है। चलिए, अल्लाह करे, हम उम्मीद करेंगे कि आपको जितने भी बड़े अवार्ड है हमारी गवर्नमेंट का अवार्ड होता है वो जी, लगता है कि मैंने कुछ किया है नहीं। और कौम के ये एक मैं कहूँगा कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन उससे बढ़ के जिम्मेदारी ये हमारे सरकार की होती है कि ये जो हमारे नगीने हैं इनको एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है और एक डिजर्विंग आर्टिस्ट को इज्जत अफजाई करना जरूरी। नहीं तो अवार्ड से उसका घर चलता कुछ नहीं होता, लेकिन एक इज्जत अफजाई का मकाम है। और अगर कोई फनकार इग्नोर होता है तो वो एक उसको हम शिकायत भी नहीं खलिश करते, रहती लेकिन है एक दिल में होता है कि एजाज मिलने से लगता है कि मैंने जो काम किया है जी, तो उसका
सराहा गया उसको। बिल्कुल सही। तो वो कमी अभी है। एजाज भाई, आपने अभी तक कितनी जुबानों में गाया होगा? मैंने उर्दू, हिंदी, मराठी में 1-2 गाने गाए थे, और कश्मीरी ज़्यादातर गाया है। मैं अगर आपसे पूछूं एजाज साहब कि जो हमारा जम्मू कश्मीर में जो टैलेंट है, आपके तासुरात क्या है उस बारे में? क्या हम जो हमारा कल्चर है, खासकर जो हमारी मौसीकी है, जी, आपको लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अच्छी सिमत में जा रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि नहीं कुछ अभी काम करना बाकी है? ये वही बात होगी कि जो बच्चे आ रहे हैं, अगर वो सीख के आएंगे जी। तब हमें लगेगा कुछ काम हो रहा है। जी, ये तो वही है जो चलता आ रहा है, वही बन रहा है। अब म्यूज़िक नया हो रहा है, अब सॉफ्टवेयर्स हैं, उसकी वजह से लग रहा है आपको कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक जो हमारे उस्ताद, मतलब जो उस्ताद थे हमारे, हाँ, मतलब विजय मल्ला तक, उसके बाद जो हमारे साथ जो हमारे मुनीर साहब, कैसर साहब, जैसे आप हैं, तो इसके बाद वही तो आ रहा है वापस, कुछ नया नहीं होगा। अच्छा। जब तक आप सिखाएंगे नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन बनेंगे, जी, लड़के सीखेंगे, तब आपको कुछ नया लगेगा, अदरवाइज वही चलता रहेगा। बिल्कुल नई चीजें लाना बहुत जरूरी है, उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है, और इसको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। एजाज भाई, अभी आप फरमा रहे थे कि आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जी। शेखुल आलम जी, की जी। जो कलाम है उसको आप, जी। तो नए प्रोजेक्ट्स और नए गाने जो आप बना रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, हमारे नाज़रीन को बताएं। एक तो मैं जो आप कह रहे थे कि अपना रस और नया, जी, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अपना वो भाव जो हमारा कश्मीरी म्यूज़िक का है वो वहीं पे होगा। जी, और आपको जो नए इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो मैंने इस्तेमाल किए हैं, तो वो भी आपको उसी भाव में लगेंगे, जी। लेकिन आपको आज की डेट का म्यूज़िक लगेगा। अब देखिए शेखुल आलम साहब, आप वहाँ उस कलाम को उतना छेड़ नहीं सकते। जी, अब उसको एक गाने का रंग देना, समझिए गाना ही है, वो कंपेल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। और किसके क्या जोड़ना है, बिल्कुल क्योंकि सही। वो अलग अलग चीज़ है। तो उसकी मैं आपको स्टार्ट की जो लाइन रखी है मैंने, वो सुनाता हूँ मैं आपको। जी, जी, जरूर। मुझे याद नहीं होता, अगर मैं गाने में कोई गलती हो गई हो तो नहीं। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा पढ़ के ही गाता हूँ। जी, जी, जी। आपके स्टूडियो में पढ़ता था, आपको याद है, मैं वहीं पे स्क्रिप्ट छोड़ देता था, क्योंकि मेरा सही। काम हो गया। तो इसका स्टार्ट मैंने रखा है ये, कुरान परान कोनो मुदुक, कुरान परान कोनो गोई सूर, कुरान परान जिंदगी थुरु दुख, कुरान परान दुध मंसूर। ये हमने थीम बनाई। जी, तलछी जुस्तई पेट छुक नचा, वंत माल वंद किथ पचान छुई, वाह। अजाब कब्रस कौन छुक खोचा, वंत माल अन किथ रचान छुई। वाह, 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 वाह। तो फिर जोड़ देते हैं, सुचुन वचा कीलस्त कालस, तो ऐसे जोड़ के तो इसको कंपेल करें, फिर वापस आता है। तो कब तक ये मंजर आम पे आएगा? ये इंशाल्लाह इसका म्यूजिक तो हो गया है, अब जी। मिक्सिंग के लिए थोड़ा बाहर भेजा है। इसमें वीडियो भी है कि खाली साउंड ट्रैक करना है? वीडियो में काफी मेहनत है जी। तो अब वही बात पहुंचती है कि इसमें बहुत पैसा लग रहा है, तो अगर ये प्रोजेक्ट आपको प्रिजर्व करना है जी, तो आपकी मदद होनी चाहिए ना। सही। तो फिर कहाँ फिल्म पॉलिसी जो है, तो जब हम कश्मीरियों का काम नहीं आएगी तो फिर किसके काम आएगी? सही। अब इसमें 10-12 लाख रुपया खर्चा है, तो या तो मुझे कोई दे, तो तब ये प्रिजर्व रहेगा। तब शेखुल आलम तो वैसे भी जिंदा ही है माशाल्लाह, उनका कलाम हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन हमारी कोशिश है कि ये कलाम आउट ऑफ कंट्री जाए, पूरे वर्ल्ड में फैले, पूरी कायनात में फैले, सही है। कि हमारी ज़बान है क्या। सही है। तो हमने अब अपनी कोशिश की है, काफ़ी टाइम लगा भाई साहब आपने फिल्म पॉलिसी का जिक्र छेड़ा अभी, क्या आपको नहीं लगता जो हमारी सरकार ने जो फिल्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, उसमें आप जैसे कलाकार, मेरे जैसे कलाकार, या ये जो फिल्म मेकर हैं नए या जो ऐसे प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, यहाँ के सूफी शायरी को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, कोई स्कोप नहीं है उस टैलेंट को उस फिल्म पॉलिसी में? मुझे नहीं आप लगता उस फिल्म पॉलिसी के अंडर इस प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते क्या? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो आपको सिर्फ 25% देते हैं। जी, तो अगर इसमें खर्चा मेरा 10-15 लाख का है, जी,
तो जाहिर है कि मैं सब, मुझे तो इसका या मैं रिवर्स में कुछ आता नहीं है। सही है। तो अगर इसका मार्केट में फिर पैसा आता तो मैं किसी से कुछ नहीं लेता। तो जब मुझे पता है, अब ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा जो कलाम है प्रिजर्व हो जाए और लोगों तक पहुँचे, तो इसमें मुझे मदद चाहिए। लेकिन ये भी सही बात है आपकी एजाज भाई कि यहाँ अभी वो एक तो सरकारी बात छोड़ दीजिए, गैर सरकारी सतह पर भी जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो एक स्पॉन्सरशिप का माहौल होना चाहिए, जैसे बाहर स्पॉन्सर्स आते हैं, कोई अच्छा काम देखते हैं तो स्पॉन्सर्स खुद ब खुद आते हैं। अभी वहाँ यहाँ भी उस चीज़ की कमी है, बहुत कमी है। आप देखिए, मैं आपको एक अब बात क्या बताऊँ, ये फिर वहीं पहुँचे वो भी सुनेंगे। जी जी। तो मैं कई जगह पे मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने बनाया था, स्पॉन्सर के लिए गए थे। अब मैं गया था कहीं, तो मेरे फ्रेंड भी, तो अब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इसमें मदद कर, कितना खर्चा है? मैंने कहा इसमें 10-15 लाख का खर्चा है, तो आप कंट्रीब्यूट करें, बाकी मैं देख लेता हूँ। रिकॉर्डिंग तो मैंने की है। हाँ। तो अब वीडियो में भी मैं अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करूँगा, लेकिन सारा तो नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने क्या कहा, ठीक है आप लीजिए। तो एक पैकेट दिया एक फ्रेंड ने। तो अब जब मैंने घर में खोला तो बहुत कम अमाउंट होगा, बहुत कम था। मैंने कहा तो मैं माशाल्लाह, हाँ, वो प्रोफेशनली जैसे एक प्रोसेस होता है ना, स्पॉन्सरशिप का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, फिर टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट राइट्स लेते हैं, कैसे क्या करना, वो अभी वहाँ यहाँ माहौल नहीं है उसका दौर वो। लेकिन मुझे लगता है कि वो होना चाहिए। अब क्रिएट हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को आगे आना चाहिए। हमारे कल्चर, जैसे वो स्पोर्ट्स में मदद करते हैं, हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को प्रमोट करने में स्पॉन्सर्स आते हैं, वैसे ही हमारे कल्चरल जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो लोग करना चाहते हैं, उनको आना चाहिए। एक्चुअली यहाँ भाई साहब देखने वाला कोई नहीं है। अब आप एक ऐड बनाते हैं किसी कंपनी के लिए जी, तो कोई देखने वाला नहीं, जैसा बनता है वैसा चलता है। एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए इसको चेक करने के लिए। बिल्कुल सही, सेंसर बोर्ड नहीं है यहाँ पर, एक सेंसर होना चाहिए। नहीं भाई, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जो क्वालिटी चेक करे, जो कंटेंट चेक करे, उसकी वजह से वो लोग भी, फाइनेंसर भी देखते हैं कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, अब द मार्क नहीं है, तो फिर अगले बार वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो वो बाहर से बनाते हैं। एजाज भाई, हमारे यंग जनरेशन के लिए, यंग बच्चों के लिए जो फिल्म मेकिंग के साथ जुड़े हैं, म्यूजिक के साथ जुड़े हैं, थिएटर के साथ जुड़े हैं, आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए? वो है कि अगर आप थिएटर से जुड़े हैं तो थिएटर जो स्कूल एक है, मतलब आप वहाँ से बहुत चीज़ें करके आते हैं। बिल्कुल सही। अगर आप देखिए, आप हीरे हैं तो वहाँ आपकी गहराई होती है, तो आप वहाँ पे शेप में आते हैं जी। और थिएटर बहुत ज़रूरी है, कि मैंने भी बचपन में थिएटर किया है जी जी। तो आप कहते थे कि एक्टिंग कैसे सीख, तो यहाँ काफ़ी थिएटर्स हुआ करते थे कश्मीर। सबके लिए क्या मैसेज है? सबके लिए मैसेज है कि आप थिएटर करें जी, और जो बड़े हैं उनसे सीखें। तो यहाँ फिर भी शुक्र है अल्लाह का, सब सिखा रहे हैं, और बात वही है कि सीख के आए, मेहनत करके आए। एजाज भाई, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी न्यूज़ 18 टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को भी सुबह सुबह हमारा जो महकती सुबह प्रोग्राम है बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमारे मेहमान थे एजाज राज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज। शुक्रिया आप सबका, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आपसे मुलाकात भी हुई। शुक्रिया। सो नाइस साहब। तो नाज़रीन, ये आज हमारी शख्सियत थी। आज हमारे मेहमान थे जनाब एजाज राज साहब, बहुत अच्छे सिंगर, मौसीकार और एक्टर। कल सुबह एक और ख़ास शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में होंगे। तब तक अपने होस्ट और दोस्त वहीद जिलानी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।